Students, today we will discuss the topic that is lanthanoids. Clear to all of you? So what are the lanthanoids? Just see out. These lanthanoids are also said to be the rare earth metals. Discussion abhi karenge why these are said to be the rare earth metals. But as far as lanthanides are concerned, just see out. These are the 14 elements after lanthanum from atomic number 58 to 71. 58 से 71 तक जो 14 elements हैं, in which the 4f subshell is progressively filled. That is from 4f1 to 4f14. These are said to be the lanthanoids. Now why these are said to be the lanthanoids? Because in this these are the elements which came after the lanthanum. The atomic number of lanthanum is 57. So ये हमारा discussion है. This is also said to be the first inner transition series, and this starts from cerium atomic number 58 to lutetium atomic number 71. क्लियर? सो थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग. इतना क्लियर होगा कि लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं. नाउ दीज आर सेड टू बी द रेयर अर्थ मेटल बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट. बट अगर हम बात करें कि इन सभी में से कौन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, देन वी कैन से आउट ऑफ दिस सीरियम इज द मोस्ट अबंडेंट in earth crust. Now the things come, which is the most common mineral of lanthanoids. जो सबसे common mineral lanthanoids का जहाँ से हम उनको extract करते हैं, that is monazite. That you have to learn. Monazite is the most common mineral, and monazite is, you can say, lanthanoid orthophosphate. Now before we go into the elemental detail, just we have to note down the two things also. Here the promethium is artificial radioactive element, while all others are non-radioactive. That you have to remind. Clear? So थोड़ा मैंने जनरली आपको बताया रिगार्डिंग लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं. मोस्ट कॉमन मिनरल इनका मोनाजाइट है, दैट इज लैंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फेट. मोस्ट अबंडेंट जो आपका लैंथेनॉइड है, दैट इज सीरियम. एंड वाई दीज आर सेड टू बी द रेयर अर्थ मेटल? बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट. नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट देयर प्रॉपर्टीज, एंड इन द प्रॉपर्टीज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. नंबर वन, द सीरियम एंड गैडोलिनियम दे विल हैव द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसमें आपको क्या करना है, 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में शिफ्ट करना है. दैट वी हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज, दो हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे. वी नेवर गेट 4f2 एंड 4f8 इन कॉन्फ़िगरेशंस के. वी आर हैविंग नो एलिमेंट्स. सो बाई मिस्टेक अगर इफ यू गेट दीज कॉन्फ़िगरेशंस, देन लीव देम, कि हमसे कहीं ना कहीं व्हाट वी हैव डन सम मिस्टेक. क्लियर? चलिए, नाउ अब सिंस दीज आर द एलिमेंट्स विद द हाई और एटॉमिक नंबर, सो देयर इज नो नीड टू राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वी विल डिस्कस इन, यू कैन से, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो कैसे डिस्कशन होगा? दे विल स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58. तो उससे पहले जो आपकी नोबल गैस आएगी वो जिनॉन. अब एक बार इनका फॉर्मूला अगर आपको रिमाइंड हो, मैंने पहले भी कराया था डिटेल में, फिर से देख लीजिए. CpNp सेजिटिल. क्लियर? CpNp सेजिटिल, SEGT, DH यहाँ पे साइलेंट है, ETYL. एलिमेंट ऑल ऑफ यू नो, सीरियम, प्रीडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम,
वाइटर्बियम एंड लुटिटियम। सो ये हम पहले भी कर चुके हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CpNp सेजिटिल, DH यहाँ पे साइलेंट है। अब आप जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कीप इन माइंड कि जो जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन 54 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 54 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 54 तक की फिलिंग हमारी हो चुकी है। अब जो आपका एटॉमिक नंबर है, डिफरेंस आपको देखना है और आपको फिलिंग करनी है 6s 4f और 5d में। 6s2 सभी में फिल होगा, तो इसको आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है, आपको फिलिंग करनी है 4f और 5d। सो लेट अस स्टार्ट विद द सीरियम। तो बेटा ये 58 है, ये 54 है, 4 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन 6s में आ गए, तो 2 किस में आने चाहिए, 4f में। बट सिंस दिस इज द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, सो आप f का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट करोगे। सो दिस विल बी 4f1 5d1। नाउ नेक्स्ट Pr प्रीडाइमियम, इसमें अगेन अब डिफरेंस कितने का है, 54 और 59, 5 का डिफरेंस। सो 6s2 4f3, 5d ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट नियोडाइमियम, 60 और 54 हमारे आगे, तो 6 का डिफरेंस है, 54 और 60 में कितने का डिफरेंस आया आपका, 6 का। 6 में से ध्यान रखिए 2 आप फिल कर चुके हो, 4 इज लेफ्ट, सो 4f4 5d0। नेक्स्ट देखिए बेटा प्रोमीथियम 61, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 6s2 4f5 5d0। सेम इन सेमेरियम 62, द कॉन्फ़िगरेशन इज 6s2 4f6 5d0। इन यूरोपियम 6s2 4f7 5d0। Similarly in gadolinium we will get 6s2 4f8 5d0, but gadolinium is the exceptional configuration, so बेटा D का एक इलेक्ट्रॉन आपको, F का एक इलेक्ट्रॉन आपको D में शिफ्ट करना है, 4f7 5d1, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट इज टर्बियम 6s2 4f। अब यहाँ गलती मत करना, कई बार मिस्टेक होती है कि 7 के बाद 8, ध्यान रखिए 1 के बाद 2, बट 4f2 और 4f8 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो डायरेक्टली यू विल राइट 4f9 5d0। देन इन केस ऑफ डिस्प्रोसियम वी विल हैव 6s2 4f10 5d0। देन इन होल्मियम 6s2 4f11 5d0। देन इन केस ऑफ नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज अर्बियम, in case of erbium we will having, what will I write, 6s2 4f12 5d0. then we are having thulium 6s2 4f13 5d0. then in case of ytterbium 6s2 4f14 5d0, and in lutetium 6s2 4f14 5d1। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है दीज आर एक्सेप्शनल, सीरियम एंड गैडोलिनियम। जब आप इनसे नेक्स्ट की लिखोगे तो ध्यान रखिए यहाँ 4f1 के बाद डायरेक्टली 4f3 आएगा, बिकॉज 4f2 एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ 4f7 के बाद 4f9 आएगा, बिकॉज 4f8 एग्जिस्ट नहीं करता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अब बात करते हैं रिगार्डिंग देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। चलिए कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं। इन ऑल द केसेस 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियरली विजिबल है यहाँ से। 5d में वी विल गेट 0 to 1, 0 और 1 मैक्सिमम है। 4f में वी आर हैविंग 1 to 14, क्लियर। अब इसको जनरली अगर हम नोट करें, सो दिस विल बी रिटन एज ns2 n-1d 0 to 1, this is n-2f 1 to 14. This is the general electronic configuration of lanthanoids and the value of n is 6, clear। so बेटा ये हमने स्टडी करा रिगार्डिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट था। फॉर्मूला ध्यान रखना है, CpNp सेजिटिल, DH साइलेंट है, एक्सेप्शनल सीरियम एंड गैडोलिनियम, बी कीप इन योर माइंड, ठीक है ना। और क्या एग्जिस्ट नहीं करता, 4f2 and 4f8 does not exist, clear। so this we have done the first property. Now we'll discuss the second, that is the oxidation state. So उसके लिए यहाँ पर हम इन electronic configurations को we will make as such, because we will take the help of electronic configuration. Now the second point is regarding the oxidation state. So just see out, they show common oxidation state +3 common oxidation state है,
In additional, we are having +2 as well as +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दो स्टेट्स और है हमारे पास, ठीक है, बट ये दो स्टेट आई किस वजह से? इन द +2 और +4 स्टेट अगर कोई एलिमेंट +2 या +4 शो करता है एडिशनल टू +3, इट मीन्स इन पर्टिकुलर स्टेट्स में दे विल हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 और +4 में। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ध्यान रखिए, आई विल मेंशन हियर फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर हैविंग द ऑप्शंस either 4f0, 4f7 and 4f14. Clear? So पहले हम +2 स्टेट में we will see some examples. Examples are europium 2 positive, first example. Second example we are having ytterbium that is +2. So ये 2 examples हमारे +2 स्टेट के हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर हम डिस्कशन करें +4 स्टेट में वी आर हैविंग एग्जांपल नंबर 1 सीरियम +4, सेकेंड एग्जांपल इज टर्बियम +4। पहले इनको डिस्कस करते हैं। सो अगर आप यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ से बेटा, इसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 6s से निकलेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या बचेगा आपका? ज़ीनॉन 4f7, just see from this point, this will be left. So europium will have the 4f7 half filled stable electronic configuration in 2 positive state. Similarly ytterbium +2 में अगर आप देखें again we are having 6s to 4f14, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराएं 6s से, so what will be left? xenon 4f14. So these 2 configurations are stable electronic configuration. तो सिमिलर हम सीरियम +4 में चले, सीरियम में वी आर हैविंग 6s to 4f1 5d1। अगर आप ये चारों इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओगे सो व्हाट वी विल गेट? xenon 4f0, अगेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ Tb2 पॉजिटिव टर्बियम, यहां से अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओगे सो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4f से, अगेन यू विल गेट xenon 4f7। सो ये आपको पता होना चाहिए कि +4 में हमारे कौन से एग्जाम्पल हैं, +2 में कौन से एग्जाम्पल हैं, और रीजन दैट इन बोथ द स्टेट दे विल एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ थर्ड केस, देयर आर सम एलिमेंट्स विच ओनली शोज +3, वो सिर्फ और सिर्फ +3 स्टेट शो करते हैं। इन दिस कैटेगरी वी आर हैविंग द एग्जाम्पल gadolinium +3 and lutetium +3. Reason being the same. In the +3 state, they will have the stable electronic configuration. So let us check the configuration of these. Xenon we will write. There is no much difference. यहाँ पे xenon पे कोई टच नहीं करेगा। आप gadolinium देखिए बेटा, gadolinium से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 6s2 से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 विल बी फ्रॉम 5d, तो कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट इज 4f7 स्टेबल आ गया। देन ल्यूटीटियम 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन 6s, 1 इलेक्ट्रॉन 5d, द कॉन्फ़िगरेशन इज xenon 4f14। सो इन दोनों स्टेट्स में क्या है, दे विल हैव gadolinium +3 और ल्यूटीटियम +3, दे विल हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहाँ पे एक डिस्कशन और हमारा बचा है, दैट वी आर हैविंग द लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वी आर हैविंग जस्ट +2, +3 एंड +4। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिल्कुल क्लियर रीजन है, यहां पर जो 4f और 5d में देयर इज लार्ज एनर्जी डिफरेंस between 4f and 5d, due to which what will have, we will have a less number of oxidation state. So ये सारा कंक्लूजन हमारा क्लियर हुआ रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट कि कॉमन +3 है, देन वी आर हैविंग +2 स्टेट, +4, सम एलिमेंट दे ओनली शोज +3 स्टेट। द रीजन बीइंग क्लियर कि जिस स्टेट में उनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही है वो भी उनको उसी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल और आता है जो नॉर्मली एफ ब्लॉक का नहीं है बट स्टडी साथ में होता है कि अगर आप लेंथेनम +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो देन यू विल गेट xenon
4f0, that is also considered to be the stable. So lanthanum +3 भी और lanthanum भी सिर्फ +3 ही state show करता है. So this student we have discussed, you can say the oxidation state that is quite related to the electronic configuration. Conclusion बिल्कुल clear है, things must be clear. चलिए next property we will discuss regarding the radii. Very important property, बहुत ध्यान से देखना है इसको. Atomic radii. In this property we will discuss about lanthanoid contraction. चलिए what is the meaning of lanthanoid contraction? जब आप lanthanoid series में when you move from left to right, left से right move करोगे, right from cerium to lutetium, cerium to lutetium, there is steady decrease in the radii termed as lanthanoid contraction. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही स्लो डिक्रीज है रेडियस का, जिसको हम lanthanide contraction बोलते हैं. नाउ वी हैव टू सी द रीजन कि व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द कॉज ऑफ lanthanide contraction. सो कॉज इज वेरी क्लियर. जब बेटा आप लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 58, 59, दिस वन. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ड्यू टू विच जो रेडियस है वो आपका डिक्रीज होगा. और ये डिक्रीज जो है ये इट्स नॉट अ स्लो डिक्रीज, ये ध्यान रखिएगा. नाउ सिंस जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, आप 4f में प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो. सो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है, 6s. देन वी आर हैविंग 5d और उसके बाद क्या है 4f. सो आप 4f शेल में सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो. दिस 4f इज सेड टू बी एंटी पेनल्टीमेट. क्लियर? तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द एंटी पेनल्टीमेट मतलब लास्ट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे. सो यहां पर जब आप इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट होता है. सो लेफ्ट से राइट क्या है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन 4f, सो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस. शील्डिंग इफेक्ट हमारा ऑपरेट हो रहा है. क्लियर? इंक्रीजेस भी लिख दो या आप यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट्स. किस लिए ऑपरेट हो रहा है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन किस में डाल रहे हो, 4f में. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 4f कॉजेज इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट. 4f जो है वो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट नहीं करता. अब इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिए. अगर 4f जो है वो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट करता है, आई विल रब दिस डायग्राम. प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट में क्या है बेटा, ये जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, जस्ट सी आउट, न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस करता है शील्डिंग इफेक्ट. क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज आपके रेडियस को क्या करता है, रेडियाई को डिक्रीज करता है. शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, रेडियाई को इंक्रीज करता है. सो अगर शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर है और बैलेंस हो गया तो रेडियस आपका कांस्टेंट जाता है. क्लियर? बट यहां पर क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट है. क्लियर? ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड. न्यूक्लियर चार्ज का बैलेंस नहीं हो पाएगा. ठीक है ना? इज नॉट बैलेंस्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट. रीजन? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f. अब पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 4f इम्प्रॉपर शील्डिंग क्यों करता है. क्योंकि जो 4f की शेप्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, डिस्पर्स्ड शेप है, ड्यू टू विच जो शील्डिंग है वो प्रॉपर नहीं है. जब तक शेप प्रॉपर नहीं होगी तो वो एक वॉल जो है शील्डिंग इफेक्ट में वो प्रॉपर नहीं बन पाती. सो यहाँ पर अब देखिए, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपका रेडियस एकदम से डिक्रीज होता है, इस तरह से डिक्रीज है. अब अगर शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर है तो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट में न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज. बट अब शील्डिंग इफेक्ट है इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो रेडियस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा. तो न्यूक्लियर चार्ज ने रेडियस को इतना डिक्रीज किया
और इम्प्रॉपर शील्डिंग की इफेक्ट की वजह से इतना इंक्रीज हुआ रेडियाई, सो नेट जो है वो इतना क्या होगा, डिक्रीज। बट अब ये डिक्रीज इतना ज़्यादा नहीं है जो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होना चाहिए था। देयर इज नाउ अ स्टेडी डिक्रीज इन द रेडियाई, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है इज नॉट एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट। क्यों बैलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि 4f इम्प्रॉपर शील्डिंग कर रहा है। अगर प्रॉपर शील्डिंग होती तो आपके न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस करता ये और रेडियाई कांस्टेंट आता, जैसा कि हमने डी ब्लॉक में स्टडी किया था। सो यहाँ पे अगर आपसे वन लाइन में रीजन पूछे आप कि व्हाट इज द रीजन और कॉज ऑफ lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन, सो द कॉज इज क्वाइट क्लियर, इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। ठीक है, ये एक। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एप्लीकेशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। सो lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन का जो पहला सिग्निफिकेंस हम स्टडी करेंगे कि ये जो डिक्रीज है ये स्टडी डिक्रीज है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं है। सो देर इज डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ lengthenoids इन प्योर स्टेट। अगर हमें lengthenoids को प्योर स्टेट में सेपरेट करना हो, सो बेटा जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है, द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर कि केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंस होंगी, ठीक है, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती हैं, द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियाई। सो यहां पर जो रेडियाई है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, देखिए ध्यान से, द रेडियाई इज अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम, ड्यू टू विच दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और सेम केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से वी कैन नॉट सेपरेट देम इन द प्योर स्टेट। सो दो पॉइंट्स यहां से स्टडी करने कि भाई सेपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेपरेशन के लिए एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे मस्ट बी डिफरेंट। बट यहां पर ड्यू टू lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन जो डिक्रीज है वो बहुत स्टडी डिक्रीज है, ड्यू टू विच दे विल हैव अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, they will have the same chemical property and we cannot separate them in the pure state. Now this is the first, you can say, significance of lengthenoid contraction. Second is similarity in the size of second and third transition series, or we can say 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। चलिए इस चीज को देखिए, डी ब्लॉक में वी आर हैविंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बेटा 4 ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट इज 3D सीरीज, देन 4D, देन 5D, देन 6D। सो यहां पर आपको ध्यान करना है कि जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, यहां लेंथेनम के बाद वी आर हैविंग lengthenoids और वहां पर क्या हुआ, lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। सो lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। मींस जब आप 4D से 5D पे जाओगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम 4D टू 5D, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज। बट 4D से 5D पे जब आप जाओगे, लेंथेनम के बाद हमारा क्या है, lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। सो lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है। सो ड्यू टू विच द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दे विल हैव द सेम साइज। बट ये साइज ध्यान रखिएगा कि पहले एलिमेंट के बाद है। 4D का जो पहला एलिमेंट है टेरियम और 5D का पहला लेंथेनम, इनके रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि इसके बाद lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन है। सो इसके बाद जितने भी एलिमेंट आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हैं, दे विल हैव द सेम रेडियाई। हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, यहां पर द साइज ऑफ जिरकोनियम इज नियरली इक्वल टू हैफनियम। बाकी एलिमेंट्स में भी बिल्कुल सेम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर आपका आएगा जिरकोनियम, और जिरकोनियम के नीचे यहां पर व्हाट विल आई गेट, हैफनियम। तो जिरकोनियम और हैफनियम और बाकी एलिमेंट सारे, उनका साइज क्यों सेम है, ड्यू टू lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। बट ध्यान रखिए जो पहला एलिमेंट है जो lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन से पहले आ गया, टेरियम और लेंथेनम, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, गलती मत करना। तो सेकंड
एलिमेंट ऑनवर्ड जो साइज है वो बिल्कुल सेम होगा. रीजन lengthenoid contraction. Clear? Now the third and the last significance of lengthenoid contraction is decrease in the basic character of hydroxides in lanthanoids. सो बेटा अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे लैंथेनॉइड्स में, राइट फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम, तो जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड है दैट इज CeOH थ्राइस, यहाँ से डिक्रीज होगा अप टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड. सो ये डिक्रीज किस वजह से है ये चीज़ आपको समझनी है. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो रेडियाई है वो डिक्रीज कर रहा है. द रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. सीरियम से कम रेडियस आपका ल्यूटिटियम का है. अगर रेडियस डिक्रीज करेगा देन द कोवलेंट करेक्टर, आई विल राइट कोवलेंट करेक्टर बिटवीन सीरिया या सिंपल यू विल राइट लेंथेनॉइड एंड हाइड्रोक्साइड. इस बॉन्ड का जो कोवलेंट करेक्टर, फिर से देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे रेडियस डिक्रीज करेगा ड्यू टू विच ये जो आपका लेंथेनॉइड और OH के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है इसका जो कोवलेंट करेक्टर है दैट इज इंक्रीजेस. कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा. और बेटा अगर कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड में जो OH का रिमूवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव कब रिमूव होगा, ध्यान करिए, बेसिक करेक्टर का मतलब होता है रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन तब रिलीज होगा जब कंपाउंड आपका आयनिक होगा. अब लेफ्ट से राइट रेडियस डिक्रीज होने की वजह से इस बॉन्ड का कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, यानी ये बॉन्ड धीरे धीरे कोवलेंट में है. ठीक है ना, कोवलेंट करेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है और कोवलेंसी इसमें कोवलेंट करेक्टर का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा हो रहा है. तो कोवलेंट करेक्टर का प्रपोर्शन ज्यादा होगा तो OH नेगेटिव का रिलीज कम हो जाएगा. OH नेगेटिव रिलीज कब होगा, जब इसमें आयनिक करेक्टर होगा. सो आई विल से द रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन डिक्रीजेस, देयरफॉर आई विल से जो बेसिक करेक्टर है that is also decreases. Clear? So these are, we have done some, you can say, significance of lengthenide contraction. So this students we have finished atomic radii, जिसमें हमने एक मेन आर्टिकल स्टडी किया that is lengthenide contraction. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है. वी ऑल नो दैट these are the elements, they will have the big size. इनका साइज काफ़ी बड़ा है. ड्यू टू बिग साइज what will I say, they will have the low ionization enthalpy. और अगर डिस्कशन करें आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सो ये बेटा 1 जो है इट इज 600 किलो जूल पर मोल और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 1200 किलो जूल पर मोल. ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लर्न क्या करना है कि दे विल हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसके इक्वल, नियर अबाउट कैल्शियम ड्यू टू द बिग साइज. साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपकी कम हो जाएगी. नाउ अब इसमें एक चीज़ आपको शो करना है, जस्ट सी आउट वन थिंग. लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड लुटिटियम, दीज 3 एलिमेंट्स. देखिए लैंथेनम जो है वो F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है पर डिस्कशन में आ सकता है, कोई खास इशू नहीं है. सो दे विल हैव वेरी लो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इनकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं. जब आप इन तीनों की +3 स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लैंथेनम +3, गैडोलिनियम +3 और ल्यूटिटियम +3, सो द कॉन्फ़िगरेशन कम्स आउट टू बी
4f0, 4f7 एंड 4f14। अब देखिए +3 स्टेट में मीन्स आफ्टर द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, आई विल राइट आफ्टर द लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन they acquire स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करिए? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए ये फटाफट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे एंड दे विल हैव द लो IE3। सो ये ध्यान रखना, वाई दे हैव द एक्सेप्शनली लो हम प्रॉपरली लिखें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। exceptionally low IE3 का रीजन because in the +3 state they will have the stable electronic configuration. So regarding ionization enthalpy क्या लर्न करना है? Due to big size they will have the low ionization enthalpy of the order of IE1 600 kilojoule per mole, IE2 1200 kilojoule per mole, that is nearly equal to that of the calcium. Now as far as lanthanum, gadolinium and lutetium is concerned, they will have the exceptionally low third ionization enthalpy. Reason is quite clear to you. After the loss of third electron, they acquire the stable electronic configuration. So this is regarding ionization enthalpy. Next, color. Now see out. Regarding the color, these lanthanoids, these are silvery white metals. Clear to all of you? But as far as their compounds are concerned, or you can say ions are concerned, clear, they are colored. Clear? और colored का जो reason होता है due to the presence of unpaired electron in 4f, or you can say partly filled 4f. अब ऐसा किस वजह से होगा, मैं थोड़ा रीजन भी बता दूं कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है। जस्ट सी आउट द रीजन। जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड अंडरगोस, जस्ट अ मिनट, एंड अंडरगोस FF ट्रांजिशन। देखिए डी ब्लॉक में क्या था, DD ट्रांजिशन था, सो F ब्लॉक में क्या होगा, FF ट्रांजिशन होगा, विच गिव्स कलर। क्लियर? सो कलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट बनी हमारी कि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नंबर 1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, FF ट्रांजिशन करेगा, विच गिव द कलर। क्लियर? ये तो ही एक्सेप्शनल। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव, और एक एग्जांपल, चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। सो गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लेके चलो, सो गैडोलिनियम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, एक यहां से, आई विल गेट ज़ीनॉन 4f7। सो वी आर हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, देयरफॉर इट इज कलर्ड। Reason, the unpaired electron, an electron undergoes FF transition. Clear? But we'll take one more example. अगर हम बात करें lutetium 3 पॉजिटिव की, सो lutetium में देखिए बेटा, वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, S से निकाल दो, एक D से, तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी हमारी Xenon 4f14। अब ये 4f कंप्लीटली फील्ड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, सो इट इज कलरलेस, देयर इज नो FF ट्रांजिशन। सो कलर के लिए वही सेम है। डी ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहां पर हम FF ट्रांजिशन का डिस्कस करते हैं, डी ब्लॉक में हम डिस्कस करेंगे DD ट्रांजिशन। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द कलर। तो कलर में ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉपरली करना है। वन मोर थिंग मैं आपको कहूंगा, अगर कंपाउंड दे रखा हो तो कंपाउंड में स्टेट आपको चेक कर लेनी है, ठीक है ना, जैसे वहां पे हमने कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव की स्टेट चेक की थी। चलिए, सो दिस इज अबाउट द कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। These are highly electropositive in nature. The reason is very clear. What is the meaning of highly electropositive? Means they have the
हाई टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो उसका रीज़न हमें पता है, बिल्कुल क्लियर, हमने भी स्टडी किया था। दे विल हैव द बिग साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये दोनों के दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि अगर साइज बड़ा हो और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो तो एलिमेंट बहुत जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ड्यू टू विच दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी वही एबिलिटी होती है दैट दे हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। उनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, अगेन सेम रीजन जो यहां पर आया था, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे विल हैव द बिग साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू विच they can easily lose the electron. Clear? चलिए, now the next property that we will discuss is magnetic character. Just see out magnetic properties or magnetic character. Regarding the magnetic character, all of you know, जो बेटा unpaired electron है, this unpaired electron it will act as टाइनी बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ड्यू टू विच इट इम्पार्ट्स मैग्नेटिज्म। ये क्या इंपार्ट करेगा? मैग्नेटिज्म इंपार्ट करेगा। सो इफ आई विल से इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है देन द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 then we will say it is paramagnetic. If unpaired electrons are more than 3, we will say ferromagnetic. And one more thing we will say कि जो magnetic character है it is directly proportional to number of unpaired electrons. So ये वही डिस्कशन है जो हमने डी ब्लॉक में किया था। क्लियर? थोड़ा एग्जाम्पल भी देख के चलें। अगर हम बात करें दैट आई विल से lutetium 3 positive, the electronic configuration is xenon. लुटेटियम में बेटा अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन s के लॉस होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका d का, दैट इज 4f14। अब 4f14 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके 0। इफ वी आर हैविंग 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन देन दिस इज said to be the diamagnetic. One more example we can see, gadolinium 3 positive. If I write the electronic configuration of gadolinium 3 positive, यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन s का रिमूव कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन d का, I will get 4f7। तो 4f7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 7, कैसे देखिए, f सबशेल में we are having 7 orbitals, 1 2 3 4 5 and 6, so 1 2 3 4 5 6 and 7 unpaired electrons. So it is said to be highly paramagnetic और फेरोमैग्नेटिक। सो ये आपने देखा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि वेदर द आयन और कंपाउंड गिवन इज विच टाइप, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। वन मोर क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो यहां पर देखिए बेटा, लुटेटियम में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं और गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव, लुटेटियम 3 पॉजिटिव है 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, गैडोलियम 3 पॉजिटिव में 7 है। सो ऑर्डर विल बी लुटेटियम 3 पॉजिटिव देन गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव। सो ये ऑर्डर भी आ सकता है कि आपको अरेंज करना पड़े इन द मैग्नेटिक कैरेक्टर। नाउ द थिंग कम्स, ये बिल्कुल क्लियर होने के बाद कि हाउ कैन वी मेजर द मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो ऑल ऑफ यू नो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है दिस इज measured in terms of magnetic moment। और मैग्नेटिक मोमेंट में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट इज
spin contribution, second is orbital contribution. जब हमने डी ब्लॉक को स्टडी किया था, व्हेन वी हैव स्टडीड द डी ब्लॉक एलिमेंट, सो वहां पर जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे, वी विल टेक द स्पिन कंट्रीब्यूशन, सिर्फ स्पिन का कंट्रीब्यूशन लेकर चलते थे, अंडर रूट n+2 वाले फॉर्मूले से बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं लेते थे, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। ये बेटा अगर मैं मान के चलूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सो ये आपका 4s है और ये आपका 3d है। आप इलेक्ट्रॉन 3d में डालते हो, तो 3d जो शेल है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी ये आपकी पेनल्टीमेट शेल है। सो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। सो यहां पर जो आपकी 3d का मैग्नेटिक करेक्टर है, बिल्कुल ध्यान करना है, जो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है 3d का, इट इज orbital contribution is, I can say, quenched. Quenched का मतलब होता है बैलेंस करना, is balanced by the external magnetic field. क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल यानी सराउंडिंग आ गई, ये सराउंडिंग और ये 3D, तो 3D जो है या डी सबशेल जो है वो ज़्यादा डीप सिचुएटेड नहीं होती, इसीलिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इट इज़ यू कैन से बैलेंस्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर बात की जाए एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में क्या चीज़ है, जस्ट सी आउट, ये बेटा 6s, ये 5d और ये 4f। अब 4f जो है वो आपका एंटी पेनल्टीमेट है, एंटी पेनल्टीमेट शेल, और ये काफ़ी डीप सिचुएटेड होता है। देखो d जो है वो बाहर है, उसके बाद 4f है, तो डीप सिचुएटेड होने की वजह से इसका जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ नॉट क्वेंच्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ ब्लॉक में ध्यान करना है कि जो आपकी एफ सबशेल है वो डीप सिचुएटेड है, तो उसका जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बैलेंस या क्वेंच नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान के चलिए और ये 4f सबशेल, इनके बीच में जो डिस्टेंस है अब वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ड्यू टू विच ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर अब हम अपना मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें। सो इन एफ ब्लॉक जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपको दोनों का ऐड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू बोथ स्पिन कंट्रीब्यूशन प्लस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, एंड द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, अब दोनों को अगर मैं कंट्रीब्यूट कराऊंगा, फॉर्मूला इज अंडर रूट 4s+1, वेयर s इज द स्पिन। तो ये तो कंट्रीब्यूशन किसका हो गया बेटा, स्पिन की वजह से। अब ऑर्बिटल की वजह से वी विल राइट प्लस l+1। सो l इज यू कैन से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये s जो है आपकी स्पिन, और इसकी वैल्यूज आपको पता है फॉर s, p, d एंड f। s के लिए l 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। यूनिट्स आर सेम, बोहर मैग्नेटॉन। सो मैग्नेटिक करेक्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग जो हमने किया, ठीक है ना। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पर हमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों कंट्रीब्यूशन लेने हैं। क्वेश्चन राइज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्यों लेना है, क्योंकि जो आपकी 4f सबशेल है यहाँ पे वो काफ़ी डीप सिचुएटेड होती है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो उसको क्वेंच्ड नहीं कर पाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, यहाँ पे स्पिन पुट करनी, यहाँ पे ऑर्बिटल जो भी हो, नो डाउट अभी f होगा तो f की ही वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो आई विल से द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, they will have the less tendency to form complexes. Complexes, you know, coordinate compounds जिनमें coordinate bond होता है। So complex बनाने के लिए एक टर्म होता है बेटा चार्ज डेंसिटी, that is equal to चार्ज अपॉन साइज। सो यहां पर क्या है, जो साइज है वो ज्यादा है, ड्यू टू मोर साइज
they will have the less charge density, therefore they have the less tendency to form the complex compound. So ध्यान करना है कि बिग साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी ऑटोमेटिकली कम होगी. नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E naught reduction, or we will say standard reduction potential. Now see, जो standard reduction potential है बेटा, they will range from -2.2 से लेकर -2.4 वोल्ट. सिर्फ ये रेंज आपको याद करनी है, एक्सेप्ट यूरोपियम. एक एक्सेप्शन है EU जिसकी वैल्यू -2.0 है. सो यहाँ पर डिटेल नहीं आएगा किसका ज़्यादा है किसका कम है, सिर्फ रेंज आपको लर्न करनी है कि इन द लैंथेनॉइड जो रेंज है वो रेंज क्या है हमारी. द रेंज इज -2.2 से -2.4 और जो एक्सेप्शन है EU -2.0 वोल्ट. सो दिस इज अबाउट यू कैन से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी और स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल. नाउ वी विल शिफ्ट टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स. सिंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं. जस्ट सी आउट, वी डोंट नीड दीज नाउ. सो जस्ट सी आउट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ lengthenoids. Now just see the students, they have the common ऑक्सीडेशन स्टेट +3, देयरफॉर इनके जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो +3 स्टेट में बनेंगे. और Ln इज द जनरल सिंबल ऑफ लैंथेनॉइड्स. तो जो प्रॉपर्टीज मैं आपको डिस्कस करूंगा Ln से करूंगा, आप उसकी जगह कोई भी एलिमेंट वहां पे रख सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो दिस आई विल राइट Ln +3. नाउ प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी करेंगे, जस्ट सी आउट, ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि जो स्टेट है वो +3 है. चाहे तो मैं Ln लिखूं तब भी सेम मीनिंग होगा Ln, और ये किस स्टेट में कंपाउंड बनाएगा या रिएक्शन करेगा +3 स्टेट में. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं विद नाइट्रोजन. अब आपको पता है जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो -3 है और इसकी +3, तो LNN. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लैंथेनॉइड नाइट्राइड. आप कोई भी एलिमेंट पुट करोगे यू विल गेट द फॉर्मूला. सेकेंड प्रॉपर्टी हम जो स्टडी करेंगे दैट इज विद सल्फर. नाउ द स्टेट ऑफ सल्फर वी नो इट इज -2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी 3 और इसकी 2, Ln2s3. सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो तो ऑक्सीजन विल शो -2, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 3 और ये 2, Ln2O3. आफ्टर दैट अगर वाटर से रिएक्शन होती है, सो वाटर का मीनिंग क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. सो ये OH नेगेटिव जुड़ेगा लैंथेनम से +3 स्टेट में. आई विल गेट लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ऑफ द फॉर्मूला LnOH थ्राइस. बचा H पॉजिटिव, इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस. क्लियर? 3 प्रॉपर्टीज वी हैव डन. नेक्स्ट, इफ इट रिएक्ट्स विद, आई विल सिंपली यहाँ पर ऐसे डिस्कस करते हैं, लेंथेन Ln हम नोट करते हैं, +3 स्टेट में कंपाउंड बनेंगे. नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज विद हालोजेंस. X2 मीन्स आइदर Cl2, Br2I2 और F2. सो हालोजेंस की जो वैलेंसी है -1 होती है, इसकी +3, तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, LnX3 मीन्स लैंथेनम क्लोराइड LnCl3 भी बन सकता है, देन Ln Br3 एंड सो ऑन. सो ये प्रॉपर्टीज हुई, रिएक्शन हुई विद हालोजेंस. आफ्टर हालोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी, जस्ट सी आउट. एसिड्स के साथ अगर हम डिस्कस करें, सो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, वी आर हैविंग 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयन. सो यहाँ पर बी क्लियर, ये जो सल्फेट का नेगेटिव पार्ट है ये लैंथेनम से जुड़ेगा विद +3 स्टेट, यू विल गेट Ln ट्वाइस SO4 थ्राइस, और ये H पॉजिटिव इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस. क्लियर?
नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कार्बन के साथ है, सो वो मैं अलग से ऊपर शो करूंगा आपको आई हेयर, बिकॉज कार्बन के साथ इट फॉर्म मैनी कंपाउंड्स। सो अगर आप इसको कार्बन से रिएक्ट करोगे सो वी गेट अ मैनी कंपाउंड्स, वी विल गेट LnC2 भी हमें मिल सकता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कॉमा वी विल गेट Ln2C3 एंड वी विल आल्सो गेट Ln3C, ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर। बट बी क्लियर कि जितने भी कंपाउंड्स हमने बनाए हैं इन सभी में +3 वैलेंसी को यूज किया है, क्लियर। और Ln जो है वो आपका जनरल सिंबल है लैंथेनॉइड्स का। सो दिस इज रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस, we'll came to the last, that is uses of lanthanoids. so इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। फर्स्ट इज मिश मेटल। जो मिश मेटल है इट इज बेसिकली अ एलॉय, और एलॉय का जो यूज होता है बेटा इट इज ड्यू टू देयर हार्डनेस, ड्यू टू देयर टेम्परेचर टॉलरेंस। एलॉय को इन दो रीज़न की वजह से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उनमें जो हार्डनेस होती है वो ज़्यादा होती है, क्लियर, और टेम्परेचर टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है। तो ये जो आपका मिश मेटल है इट कंटेन्स, व्हाट इज अ कंपोजिशन ऑफ मिश मेटल, इट कंटेन्स लैंथेनॉइड्स जो है 95% आपके लैंथेनॉइड्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आयरन Fe 5% एंड वी विल गेट ट्रेसिस ऑफ, बहुत कम अमाउंट में ट्रेसिस हमें मिलेगा, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ये कंपोजिशन आपको लर्न करनी है। अब अगर मैं बात करूं कि जो 95% लैंथेनॉइड्स है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सो इसमें भी आप अलग अलग बता सकते हो कि आपका जो आई कैन से लैंथेनम 40% है, सीरियम 50% and remaining lanthanoids they are 5%. सो ये कंपोजिशन बहुत ध्यान से आपको लर्न करनी है। मिश मेटल इज बेसिकली एन एलॉय जिसमें लैंथेनॉइड 95%, आयरन 5% एंड आई से ट्रेसिस ऑफ दीज कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। अब इस 95% में भी जो लैंथेनम है दैट इज La 40%, सीरियम 50% और जो आपके बाकी बचे लैंथेनॉइड्स वो आपके 5%, क्लियर। सो ये है रिगार्डिंग मिश मेटल, क्लियर। सेकंड इज पायरो, जो सेकंड हम स्टडी करेंगे, पायरोफोरिक एलॉय। सेकंड pyrophoric alloy. Now what is the meaning of pyrophoric alloy? It is an alloy which can tolerate high temperature. ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्लियर। देयरफॉर इट इज यूज्ड, जो हमारे जेट एरोप्लेन्स होते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसको हम यूज करते हैं इन मेकिंग द जेट एरोप्लेन्स और यू कैन से जेट इंजन पार्ट्स। जेट एरोप्लेन का जो इंजन है उसके पार्ट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जेट एरोप्लेन्स के अंदर बेटा इंजन को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करना पड़ता है। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पायरोफोरिक एलॉय, जस्ट सी आउट, इट इज सिंपली मैग्नीशियम प्लस 3% मिश मेटल, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो मिश मेटल है ये क्यों इंक्रीज किया गया है, इट इज जस्ट एडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सो दैट इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो जेट एरोप्लेन्स हमारे फाइटर प्लेन्स हैं उनका जो इंजन का पार्ट हो बेसिकली पायरोफोरिक एलॉय दैट इज मैग्नीशियम प्लस 3% मिश मेटल से बनता है। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, लैंथेनम ऑक्साइड। दिस इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। सो पॉलिशिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस
and fourth and the last that we will discuss, that is gadolinium sulfate heptahydrate. Gadolinium sulfate heptahydrate. You have to remember this name, gadolinium sulfate heptahydrate. It is an, you can say, compound that is used to producing or used for the प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. सो बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन है वो बेटा किस पर बेस्ड है, जस्ट सी आउट. द एप्लीकेशन आर टोटली बेस्ड ऑन नंबर 1 मिश मेटल, नंबर 2 पायरोफोरिक अलॉय. इनकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए. थर्ड लैंथेनम ऑक्साइड एंड फोर्थ इज गैडोलिनियम सल्फेट heptahydrate. So student, this today we have completed the, you can say, lanthanoids. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी लर्न होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज है वो भी लर्न होनी चाहिए. क्वेश्चंस मैंने आपको बीच में ही कराए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक lanthanoids.